जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3.0 4.0 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। यह वीडियो लेक्चर पीजीटी, टीजीटी या टीआरई में जो जनरल साइंस पूछे जाते हैं, मेन साइंस स्ट्रीम में पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। विशेष करके जो सीटेट एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो साइंस का स्ट्रीम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। आप जानते हो कि परमाणुओं की संख्या उसमें या उस यौगिक में या उस तत्व में सर्वाधिक होता है जिनका मोलों की संख्या अधिक होती है। जिनमें मोल की संख्या अधिक होती है, मोल की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि मोल की संख्या देखिए, मोल की संख्या निकालने के लिए आपका दिया गया भार, ठीक है, दिया गया भार यानी ग्राम में जो भार होगा, ठीक है, बट्टा एटॉमिक वेट, ठीक है, एयू जिसको कहते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है, मतलब परमाणु भार, ठीक है, बट्टा दिया गया भार, ठीक है। तो आप नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 गुना 28, ठीक है, तो 28 भागा 16, सॉरी, ये जो 16 है ना, 16 दिया गया परमाणु भार है, ठीक है, दिया गया भार 16 है। नाइट्रोजन का आप देखेंगे एक परमाणु का वेट 14 होता है, 2 का 28 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 14/28 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। अभी कंपेयर कर लेंगे किसमें, मतलब ये मोल हो गया, ठीक है, मोलों की संख्या हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख लीजिए, इसका ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा और इसका 12, 32 12 44, ठीक है, यानी 16/44, ठीक है, 16/44, ये भी 1 मोल से कम होगा, 4/11 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें देख लीजिए, मेथेन में, मेथेन का 12, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो यानी 16, ठीक है, 16/16 यानी 1 मोल हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, ठीक है, यानी 32/16, ये 0.5 मोल हो गया। यानी सबसे ज़्यादा मोलों की संख्या 1 मोल किस में है, मेथेन में है, ठीक है। तो आप जानते होंगे 1 मोल में जो परमाणु की संख्या होती है 6.022 गुणे 10⁻23, ठीक है। तो मतलब किसी भी तत्व में यौगिक में जो परमाणु की संख्या होती है, ठीक है, 6.022 गुणे मोलों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे मोल की संख्या 1 हो जाएगा, यानी 1 मोल यहाँ पे आप सब जगह देखेंगे कि 1 मोल से कम है, यहाँ पे 0.5 मोल है, यहाँ पे भी 0.23 मोल के आसपास हो जाएगा। तो यानी सबसे ज़्यादा मोल किस में है, आपका मेथेन में है। तो इसमें मेथेन में सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या भी अधिक हो जाएगी मेथेन की, ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। अवगाड्रो संख्या है, इसको अवगाड्रो संख्या कहते हैं, 6.022 गुणे 10⁻23, इसको अवगाड्रो संख्या कहते हैं। अवगाड्रो संख्या मतलब 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। या आगे देखते हैं, करके प्रयोगशाला में एथिलीन एसिटिलीन को निम्नलिखित में से किसके विभेदन के द्वारा बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन या हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं, ठीक है, हाइड्राइड आयन OH-, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन इसको कहते हैं, OH- को हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है, या H2O, ठीक। एक टालनेस अभिकर्मक और फेनिल अभिकर्मक, ठीक है। जो प्रयोगशाला में इथिलीन और एसिटिलीन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, विभेदित किया जाता है अलग अलग, वो टालनेस अभिकर्मक होता है। टालनेस अभिकर्मक में मेनली क्या होता है, आपका एल्युमिनियम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड होता है। जो टालनेस अभिकर्मक का सूत्र क्या है, एल्युमिनियम सॉरी AgNH3, ठीक है, AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक, OH, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। टालनेस अभिकर्मक एक ऐसा एजेंट है जिसके थ्रू आप एथिलीन और एसिटिलीन दोनों तत्वों को अलग करते हैं, ठीक है, अलग करने का प्रयास करते हैं, या तो एक अलग करने वाला एक अभिकर्मक है ये। तो ये क्या हो जाएगा, Ag, ठीक है, Ag ब्रैकेट में NH3 का होल ट्वाइस OH, ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा टालनेस अभिकर्मक का। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, ठीक है। तो OF2, N2O, NO2 और NaO3, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या +2 इसका हो जाएगा, ठीक है। +2 का ऑक्सीकरण संख्या कैसे हो, जैसे मान लीजिए आपका X ऑक्सीकरण संख्या है, तो X + 2 ब्रैकेट में -1, ठीक है, बराबर 0। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टोटल कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको ये X - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो X बराबर आपका +2 आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर। प्राकृतिक रबर एकलक है, ठीक है, नियोप्रीन का, आइसोप्रीन का, या टेरिलीन का, या लारलान का। तो आप जानते होंगे जो प्राकृतिक रबर होता है वो आपका
टेरिलीन का बहुलक होता है। ठीक है, किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ टेरिलीन का बहुलक होता है, सॉरी आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या आइसोब्यूटेन। तो इसमें जो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सर्वाधिक होता है उसका जो है क्वथनांक भी सर्वाधिक होता है। तो जो एन पेंटेन है इसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक लगभग 36.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आइसोपेंटेन की बात करें तो लगभग इसका क्वथनांक 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एरोमेटिक यौगिकों के, ठीक है, एरोमेटिक यौगिकों के परमाणुओं में एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, ठीक है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ठीक है, 4n, 4n+2, 4n+2 या 2n+4। ठीक है, तो इसमें आपका होता है 4n+2 होता है। ठीक है, 4n+2 होता है जो n बराबर, ठीक है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ठीक ऐसे करके इन्फिनिट तक बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब एरोमेटिक यौगिक में जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4n+2 हो जाएगा। आइए कह रहा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त किया था, यानी उन्होंने क्या खोजा था अल्फा किरण के प्रयोग से? प्रोटॉनों की, ठीक है, खोज की थी, या परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की, या परमाणविक द्रव्यमान की। ठीक है, तो जो आप जानते हो कि रदरफोर्ड ने 1895, ठीक है, 1895 में एक प्रयोग किया था। ठीक है, उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? ठीक है, मतलब समांगी मिश्रण है। हवा, दूध, धुआं या जेली। ठीक है, आप जानते होंगे हवा एक समांगी मिश्रण है। हवा एक समांगी मिश्रण है। दूध हो गया, धुआं होगा, जेली हो गया, ये समय के अनुसार या अलग अलग जगह पे बदलता चला। जैसे गाय का दूध देखेंगे उसमें परसेंटेज कुछ अलग होता है फैट का, या भैंस का देखेंगे उसमें कुछ अलग होता है। धुएं की पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी कहीं कुछ अलग होती है, कहीं अलग होती है। जेली का भी अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी श्यानता होता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो रेशम पालन का कार्य किया जाता है उसको आप सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर का जो इसमें कीट होता है उस कीट को बोम्बेक्स मोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, बोम्बेक्स, ठीक है, बोम्बेक्स मोरी कीट का नाम है। ठीक है, ये कीट का नाम याद रखिए, कभी कभार पूछ लेता है। जो रेशम पालने वाला कीट है उसको बोम्बेक्स मोरी कहते हैं। ये किस पे पाला जाता है? शहतूत के पत्तों पर। ठीक है, मतलब शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ठीक है, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। इस तरह का जो रेशम होता है, मतलब शहतूत के पेड़ पे बोम्बेक्स मेराई कीट के द्वारा जो रेशम निकलता है उस रेशम को मलबरी रेशम कहते हैं। क्या कहते हैं? मलबरी रेशम कहा जाता है। ठीक है, मलबरी रेशम कहा जाता है। ठीक है, एपीकल्चर जानते हैं, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को, एग्रीकल्चर विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन आपको एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे मैं कहूँ कि इंद्रधनुषी क्रांति आप किसको कहेंगे? ठीक है, तो इंद्रधनुषी क्रांति उन सारी क्रांतियों को कहा जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न उत्पादनों को एक में शामिल कर लिया गया है। जैसे नीली क्रांति हो गया, पीली क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, ठीक है, या पोमोलॉजी हो गया। इस तरह की जितनी क्रांति हैं फल उत्पादन से या तो अनाज उत्पादन से, सबको एक साथ मिला करके एक नई क्रांति का नाम दिया गया। उस क्रांति को हम इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंद्रधनुषी क्रांति। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित अगला क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारियों की एक लक्षण होता है। ठीक है, वो लक्षण क्या पूछ रहा है? एक कोशिकीय होगा, यूकैरियोटिक होगा, एक कोशिकीय होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, बहुकोशिकीय होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, या बहुकोशिकीय होगा, यूकैरियोटिक होगा। तो आप जानते होंगे जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, ठीक है, उनकी खास विशेषता यह है कि वो एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। ठीक है, क्या क्या? यूग्लिना, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। ठीक है, ये क्या है? ये सब के सब प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं। इनकी विशेषता क्या है कि एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। इसमें कौन कौन शामिल होगा? यूग्लिना आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा और अमीबा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित है? ठीक है, कार्य कि कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण
से संबंध रखता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है फाइटोक्रोम, फ्लाइटोसाइनिन, क्लोरोफिल या जेंथोफिल, ठीक है। अब बीजों के अंकुरण से संबंध रखने वाला जो एक उसमें ये प्रोटीन, ठीक है, फाइटोक्रोम एक प्रकार का प्रोटीन है जो बीजों को अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। फाइटोक्रोम एक प्रकार का प्रोटीन है जो बीजों को अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है, इसको याद रखिएगा। अगला कार्य कि वह उत्तक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। वसामय उत्तक, उपस्थि उपकला उत्तक या स्नायु उत्तक। तो एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जो जोड़ने वाला काम होता है, ठीक है, उसको आप जानते होंगे स्नायु, ठीक है, स्नायु या लिगामेंट, ठीक है, इसको स्नायु या लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, लिगामेंट, ठीक है, मतलब जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, ठीक है, उसको लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाली जो संरचना है, ठीक है, मांस, उसको आप टेंडन कहते हैं, ठीक है, टेंडन, इसको हिंदी में कंडराट कहा था, ठीक है, कंडरा, इसको कंडरा हिंदी में कहता है, ठीक है, हिंदी में कंडरा कहेंगे, इंग्लिश में टेंडन कहेंगे, जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जो आपका उपस्थि होता है, इसको कार्टिलेज, उपस्थि को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज, इसका मेन कार्य क्या होता है, जहाँ पे नरम हड्डियाँ हैं, जैसे आप अपने कान को छू करके देखिए, कान भी एक तरह से हड्डी है, नाक को छू के देखिए एक तरह से हड्डी है, ठीक है। ये जो वहाँ पे नरम हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो नरम हड्डियाँ होती हैं उनको कार्टिलेज कहा जाता है, उपस्थि या कार्टिलेज कहा जाता है, नरम हड्डियों को कार्टिलेज, इंग्लिश में, हिंदी में उपस्थि कहा जाता है, ठीक है। अस्थि जैसे मिलती हुई जो संरचना, उपस्थि कान की हड्डी हो गई या नाक की हड्डी हो गई, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, करके बीजों को जरायुज, ठीक है, जरायुज विविपेर अंकुरण होता है, ठीक है। तो जानते हैं बीजों के जो जरायुज आम में, राइजोफोरा में, आलू में या गन्ने में, ठीक है। तो आप जानते हैं जब बीजों से अंकुरण की बात कर रहा है तो आप यहीं से इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप आम में जानते हैं, ठीक है, आम है, आलू है, ठीक है, और गन्ने है, इसमें तो आप पूरी तरह से जानते हैं कि कहाँ कैसे अंकुरण होता है, ठीक है। जो जरायुज की बात कर रहा है वो राइजोफाइरवा होता है, ठीक है, इसमें होता है राइजोफोरा में होता है, ठीक है, राइजोफोरा में इस तरह का अंकुरण देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब अंडज के द्वारा, ठीक है, इसमें अंकुरण होता है। प्रकाश संश्लेषण उप उत्पाद के रूप में, ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, उसका स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ग्लूकोज है या क्लोरोफिल है। तो आप जानते होंगे जो H2 होता है, ठीक है, H2 यू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू मतलब सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको एच न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो ये टूटता है H+ आयन में, ठीक है, H+ आयन और O2 में, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में रिलीज होता है, लेकिन जो H+ आयन एनर्जी होती है यू डार्क रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन में, ठीक है, डार्क रिएक्शन कहिए या तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहिए, उसके में यह ऊर्जा खर्च होता है। कौन सा, ये ऊर्जा, ठीक है, H+ आयन वाला जो एनर्जी होती है वो डार्क रिएक्शन में खत्म होता है, ठीक। डार्क रिएक्शन कहाँ पे संचालित होता है, ये आपका ग्रेना भाग में संचालित होता है, सॉरी स्ट्रोमा में होता है, ग्रेना। कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्तवाहिनियों में इसको थक्का बनने से रोकता है, एंटीबॉडी, ठीक है, हिपैरिन या थ्रोम्बिन या हीमोग्लोबिन। आप जानते होंगे जो बॉडी में रक्त बनने से जो रोकने वाला, मतलब थक्का बनने से जो रोकने वाला घटक है वो आपका हिपैरिन है। करके लैंगरहैंस की दीपिका किसमें पाई जाती है, अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या तो हृदय में। तो लैंगरहैंस की दीपिका जो है कि आपका अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है, जो इंसुलिन का उत्पादन करती है, इंसुलिन का, ठीक है, ग्लूकागॉन का और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का, ठीक है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, ठीक है, जो इसमें होती है अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। तो जो बीटा होता है इंसुलिन का, अल्फा होता है ग्लूकागॉन का, ग्लूकागॉन जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है वो आपके बॉडी को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक होता है। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, लिपिड्स होगा, अम्ल होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा। तो आप जानते हो कि जो भी एंजाइम होगा वो रासायनिक रूप से एक तरह का प्रोटीन ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है, किस अम्ल को विटामिन बी कहा जाता है, मतलब एक ऐसा अम्ल है जिसको विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन बी है। फार्मिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल, मैलिक अम्ल और पैरामीट्रिक अम्ल, ठीक है। तो आप जानते होंगे एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम एस्कर्बिक अम्ल है, एक तरह से विटामिन है ये, ठीक है। फार्मिक अम्ल, ठीक है, या मेथोनोइक अम्ल जो चींटियों में पाया जाता है। मैलिक अम्ल आपका विशेष रूप से केला में पाया जाता है। मैलिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, केला में, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूँ लॉरिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, लॉरिक एसिड, तो ये आप बताइएगा नारियल में, ठीक है,
लॉरिक एसिड कहाँ पे पाया जाएगा? नारियल में। लॉरिक एसिड नारियल में, ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका क्या होगा? जूल, अर्ग, कैलोरी या वाट, ठीक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल आपको याद रखना है। कारक निम्नलिखित में से, ठीक है, पी एफ ए, ठीक है, ये प्रेशर है, फोर्स है, एरिया है, क्रमशः दाब, बल, क्षेत्रफल प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए ये दाब जो आप जानते होंगे, दाब अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अदिश राशि है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ेगा, दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एफ बराबर पी बराबर, ठीक है, प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया, ठीक है। प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया, यानी बी वाला इसमें हो जाएगा। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे करें कि यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग, ठीक है, एक वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 10 मात्रक से बढ़कर के 25 मात्रक हो जाता है, तो इस पर कार्यरत बल क्या है, ठीक है। आप जानते होंगे संवेग परिवर्तन के दर को बल कहा जाता है, ठीक है। संवेग परिवर्तन के दर को बल कहते हैं, ठीक है। तो संवेग कितना हो रहा है? पहले 25 यूनिट था, 5 यूनिट था, ठीक है, मतलब 5 यूनिट, सॉरी 10 यूनिट था ना, तो मतलब 25 से 10 आप घटा लीजिए, ठीक है। टाइम कितना है? 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको देखिए 15 हो जाएगा, 15/5 यानी 3 यूनिट, ठीक है। तो जो उस पर बल कार्य किया, परिणामी बल कार्य किया, 3 यूनिट उस पर बल काम किया, ठीक है ना। बड़े में से छोटे मात्रक को आप घटा लीजिएगा, 25 में से, ठीक है, 25 मात्रक संवेग था, उसमें से आपको मतलब 10 से बढ़ करके 25 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस बट्टा टाइम, संवेग परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है। खाना बनाने में बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। आप जानते हो कि पहला ही ऑप्शन सही है। जो अभ्रक होता है, माइका जिसको कहते हैं, वो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए विद्युत इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला ये अधातु है, ठीक है। माइका एक अधातु है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होगा, ठीक। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए ध्रुवीय कोण क्या होगा? मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो जो पृथ्वी में जो मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट आप पृथ्वी के अंदर भी एक तरह से चुंबक मानते हैं ना, तो इधर इसका साउथ पोल है, इधर इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, इधर साउथ होगा, ठीक है। तो नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक रेखाएं, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाकर के प्रवेश करेंगी, नॉर्थ में से निकलेंगी, साउथ में जाकर के प्रवेश करेंगी, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये अभी थोड़ा सा समझ जाएंगे आप, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाकर के प्रवेश करेंगे, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, काटती नहीं है, ठीक है। चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, जो बाहर होता है उसके सीधे विपरीत होता है। मतलब बाहर देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। देखिए ये दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। तो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। पृथ्वी की सतह और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, उन्हीं कोण को हम नमन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? नमन कोण। पृथ्वी की सतह और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उनके बीच का जो बनने वाला कोण होता है, उसको नमन कोण कहते हैं। जो पृथ्वी का विषुवत रेखा होगा, ठीक है, 0 डिग्री पे ये नमन कोण आपका 0 डिग्री हो जाएगा। और ध्रुव पे आप जानते हैं जहाँ पर 90 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ पे आकर के ऐसे सीधे लंबवत प्रवेश करेगा ना चुंबकीय बल रेखा है, तो यहाँ पे नमन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं इसको पूरा डिटेल करके एक 5-7 मिनट का वीडियो बना दूंगा नमन कोण पे। करके 10 मीटर लंबाई की एक ध्वनि तरंग है, 20 संपीड़न और 20 विरलन की बात, तरंग दैर्घ्य की लंबाई क्या होगी? मतलब कहना चाहता है कि कोई एक तरंग है, वो 10 मीटर चला हुआ है, ठीक है। उसमें 10 मीटर चलने में उसको 20 संपीड़न और 20 विरलन लगा होगा, ठीक है। देखिए जो तरंगे होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे, एक अनुदैर्घ्य तरंगे। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है, उनमें माध्यम के कण की दिशा, ठीक है, माध्यम के कण के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा दोनों लंबवत होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये तरंग ऐसे चल रही है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे या ट्रांसवर्सल तरंग कहेंगे। एक तरंग ऐसी होती है जिसमें माध्यम के कण के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा दोनों एक ही समान होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक माध्यम के कण ऐसे कंपन कर रहे हैं, ठीक है, और तरंग के संचरण भी उसी दिशा में संचरण करते हैं। मतलब माध्यम के कण जिस दिशा में कंपन करते हैं उसी दिशा में जो कि तरंग का संचरण भी होता है, उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। तो आप ध्वनि जानते हो कि अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, ठीक है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, इसमें संपीड़न और विरलन, ठीक है, 2 कंसेप्ट इसमें काम करता है। संपीड़न और विरलन, संपीड़न का मतलब होता है कि जहाँ पे माध्यम के कणों की सघनता अधिक हो गई है। विरलन वह स्थान जहाँ पे माध्यम के कणों की सघनता कम होती है। जैसे मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे सघनता अधिक हो गई, यहाँ पे सघनता कम हो गई। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में
जितना दूरी होगा, मतलब एक संपीड़न और एक विदलन के बीच की जो दूरी होती है, संपीड़न और विदलन के बीच की दूरी को माध्यम का तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। उसका तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग की लंबाई कहते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे समझिए, ट्रांसवर्सल में ऐसे देखिए, अगर तरंग कोई ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये आपका माध्यम है, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये उसका आयाम हो जाएगा, ठीक है, ये उसका आयाम हो गया। और यहाँ से यहाँ तक चलने में, ठीक है, देखिए एक कण यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आकर के पूरा एक कंपन हो गया ना, एक कंपन में चलने में जितनी दूरी होगी उसको माध्यम का तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या वो कहना चाहता है कि 20 मीटर है, ठीक है, पूरा 20 मीटर है। 20 मीटर आप जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी एन अपन गुणे लैम्डा, ठीक है, मतलब कितनी आवृत्ति है और उस तरंग की लंबाई कितनी है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो ये 20 मीटर में है, ठीक है, तो 20 मीटर, ठीक है, बट्टा ये देखिए, ये दोनों मिलकर के एक आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 20-20 मिलकर के संपीड़न और विदलन मिलकर के एक आवृत्ति हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 10 मीटर दिया था, आपने गलत लिख दिया, तो 10/20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का मतलब आपका कितना हो गया, ये 50 सेंटीमीटर हो गया, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी अगर क्लियर की नहीं होगा तो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा डिटेल करके 5-7 मिनट में। थोड़े से इसमें टेक्निकल वर्ड है काफ़ी, ठीक है। करके पानी का कांच के परम अपवर्तनांक, ठीक है, मतलब कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक कितना है। परम अपवर्तनांक कहने का मतलब है कि पानी का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, सॉरी, कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं, ठीक है, निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, बट्टा माध्यम में, ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे पानी का हम निकालते हैं तो पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में अपवर्तनांक निकालने का यही सूत्र है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि हमसे ये पूछना चाहता है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कांच को नीचे रखेंगे, ठीक है, कांच नीचे हो जाएगा, मतलब जिसका अपवर्तनांक निकालना रहता है उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है। कांच नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए, तो ये पूछना चाहता है कि पानी के सापेक्ष का अपवर्तनांक, ठीक है। तो आप ऊपर क्या कर लीजिए, पहले कांच ले लीजिए, ठीक है, कहाँ गया, ये कांच है ना, ये 3/2, ठीक है, 3/2। ये देखिए, ये तो निर्वात में प्रकाश का चाल है, ठीक है, ये कांच में प्रकाश का चाल है, ठीक है, बट्टा पानी का अपवर्तनांक आप निकालिए कितना हो गया, ये था, ये 4/3 था, ठीक है, 4/3, ठीक है। अब देखिए, ये कांच का अपवर्तनांक नीचे आ गया ना, ये देखिए, ये नीचे आ जाएगा, ये पानी का अपवर्तनांक था ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये कुल मिला करके 9/8 हो जाएगा, ठीक है, 9/8, ठीक है। तो ये दो जो अपवर्तनांक निर्वात में था, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल कर देंगे, फिर आपका कांच में प्रकाश का चाल, सॉरी, पानी में प्रकाश का चाल बट्टा कांच में प्रकाश का चाल, पानी में 9 और कांच में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 9/8 इसका अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का किसी माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है, ठीक है, एक माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। करके घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि घरेलू तार में जो भू तार का रंग होता है वो हरा कलर का लगाया जाता है, ठीक है, मतलब उपकरणों की सुरक्षा के लिए अचानक कहीं वोल्टेज बढ़ जाता है तो वोल्टेज कम हो जाए, डाउन हो जाए, ठीक है, उसके लिए आपको हरा तार का इस्तेमाल किया जाता है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के, संवेग के, आवेग के, ठीक है, या तो द्रव्यमान के, ठीक है। आप जानते हैं किरचॉफ का नियम का तो विद्युत धारा से संबंधित है, ये आवेश के संरक्षण पर निर्धारित है। कहा था कि एक तार में यदि आप आवेश को प्रभावित कर रहे हैं तो जितने जंक्शन से होकर के वो बह रहा है, ठीक है, और सारे जंक्शन पे जाकर के एक जगह जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे जितने आप प्रभावित किए वो उतना आवेश यहाँ पे यानी विद्युत धारा मिलेगी। और द्विधारी संख्या, ठीक है, 1101 को आपको दशमलव में बदलना है, तो आप दशमलव बदलने में जानते हैं, ठीक है। इसमें 1 गुणे 2 की पावर 0, ठीक है, इसमें 0 गुणे 2 की पावर 1, 1 गुणे 2 की पावर 0, ठीक है, 1 गुणे 2 की पावर 0, ठीक है, ऐसा बदला जाता है, ठीक। ये आपको एक बार बता दूंगा, समझा दूंगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो, ये 1 हो गया, ठीक है,
ये 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 था, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 3 था, तो यानी 8 हो गया, 8 4 10 11 हो गया, ठीक है। यानी आपका 11 बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसको दशमलव में बदलेंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? कोयला है, कोक है, पैराफिन, मोम है या स्नेहक है, ठीक है। तो आप कोक जानते हैं, जो लकड़ी होता है, लकड़ी के अपूर्ण दहन से, ठीक है, लकड़ी के अपूर्ण दहन से इस प्रकार का जो अवशिष्ट बचता है उसको हम कोक कहते हैं, ठीक है। काठ कोयला, कास्ट कोयला के नाम से भी जाना जाता है। करके एक धातु यम अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करता है, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का एक यौगिक दे देता है, ठीक है। आप जानते होंगे कापर होता है, ठीक है। कापर हाइड्रोजन से समानता अम्लों से कापर क्रिया नहीं करता है, लेकिन ठीक है ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का अवक्षेप प्रदान कर देता है। करके निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस कोशिका का प्रत्येक 120 दिन पर नवीनीकृत हो जाता है, ठीक है। मतलब 120 दिन बाद वो कोशिका का फिर नया पुनर्निर्माण होने लगता है, ठीक है। जो आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लघु पुटकाएं या रक्त हो गया, ठीक है। जो आरबीसी होता है आप जानते होंगे प्रत्येक 120 दिन पर इनका पुनर्नवीनीकरण होता है। कुछ टूट फूट होता है, ठीक है, प्लीहा वगैरह में, बोन मैरो में कुछ टूट फूट होता है, उसको मरम्मत किया जाता है, मरम्मत करने लायक नहीं रहता है तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। करके अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में सम्मिलित करना चाहिए विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए और विटामिन सी, ठीक है। आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका आम हो गया, केला हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, इसमें विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत होता है वो आपका पपीता हो गया और आम हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, इस तरह के फलों का सेवन करना चाहिए। सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे से बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं का उपयोग के द्वारा केंद्रित किया जाता है। यह इसमें होता है, ठीक है, सौर भट्ठी में, सोलर हीटर में या सौर सेल में या सोलर बैटरी में, ठीक है। तो आप जानते हैं जो सोलर हीटर होता है, ठीक है, सोलर हीटर में इस तरह का प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। सोलर हीटर में, ठीक है, सोलर हीटर में लगाते हैं, लगभग यहाँ पे टेम्परेचर आपका होता है 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसका उपयोग जो है इसका उपयोग इस्पात वगैरह को गलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सॉरी, देखिए सोलर हीटर ये सामान्य खाना के लिए, ठीक है, ये खाना उपयोग के लिए, इस यहाँ पे 3500 डिग्री सेल्सियस नहीं जाता है, ठीक है। सोलर हीटर में लगभग आपका 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। ये सौर भट्ठी होता है, उसको सौर भट्ठी कहा जाता है, ठीक है। ये आप काट लीजिएगा थोड़ा सा इसके लिए, सॉरी। इसमें जो है कि 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक टेम्परेचर चला जाता है। उस टेम्परेचर का उपयोग स्टील को या अन्य धातु को गलाने के लिए किया जाता है सौर भट्ठी में। इसको सौर भट्ठी कहा जाता है। सोलर सेल से विद्युत सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। सौर बैटरी जो है कि इसमें आपका ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। जड़ एवं प्ररोह शीर्ष में उपस्थित उत्तक कौन सा? भरण उत्तक, अधिचर्मी उत्तक, विभज्योत उत्तक या वाहिका उत्तक। आप जानते हैं कि विभज्योतक उत्तक होता है इन सबों में, ठीक है, जड़ और प्ररोह में। प्ररोह मतलब जो शीर्ष होता है उसमें परिपथ से होकर के प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र का, ठीक है। कोई भी परिपथ है इसमें यदि बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसको भी आप कैलोरीमीटर से नाप सकते हैं। और कितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको आप अमीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए आइए, वोल्टमीटर आप जानते हैं, वोल्टमीटर आपको वोल्टता को मापने का कार्य करता है। अधोलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक ठीक है, दो घटक हैं आजीवी, उन्हें की पहचानिए जो कि अजैविक पोषक तत्व, शाकाहारी, अपघटनकारी या जलवायु कारक हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से एक बार और पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक अजीवी घटक, ठीक है, और जैविक घटक। उनको पहचानिए जो अजैविक पोषक तत्वों, ठीक है, शाकाहारी, अपघटनकारी, ठीक है, या जलवायु कारक बन है, ठीक है। अपघटनकारी, अजैविक पोषक तत्व, अपघटनकारी, जलवायु पोषक तत्व, अपघटनकारी, जलवायु पोषक तत्व, अजैविक पोषक तत्व या जलवायु कारक पोषक तत्व, ठीक है। तो इसमें जलवायु कारक व अजैविक पोषक तत्व इसमें हो जाएगा आंसर। जबकि लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प, ठीक है, लाल गर्म स्थिति में लौह को वाष्प के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, ठीक है, लौह ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लोहा सेकंड और थर्ड, लोहा सेकंड थर्ड करने का मतलब देखिए, इसका मतलब आपका ये निकलता है कि Fe
2O3, ठीक है, Fe2O4, ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ, ठीक, Fe2 वगैरह Fe2 मतलब आयरन के साथ ऑक्साइड के साथ Fe3O3 और Fe3O2, ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाहता है। ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, लो ऑक्साइड या पानी निकल जाएगा, ठीक है, येलो ऑक्साइड या पानी निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको मैं पूरा का पूरा ये रिएक्शन ही समझा देता हूँ। ये रिएक्शन पूछना क्या चाहता है आपसे। यदि लोहे को आप भाप के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, लोहा सामान्यतः पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन भाप के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो जैसे Fe है, ठीक है, और H2O, ठीक है, गैस के रूप में आप अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपका देखिए FeO भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, Fe इससे H2O से अभिक्रिया करके आपका Fe2O3 भी बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। एक और अन्य रिएक्शन में FeH2O, ठीक है, Fe3, ठीक है, Fe3O4 भी बन जाएगा, ठीक है, Fe3O4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मतलब जो आयरन है जलवाष्प के साथ, मतलब वाष्प के साथ, गर्म वाष्प के साथ आप क्रिया कराएंगे तो FeO हाइड्रोजन गैस, Fe2O3 हाइड्रोजन गैस, Fe3O4 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इतने तरह का रिएक्शन ये शो करता है अगर आप भाप के साथ आयरन को अभिक्रिया करा रहे हैं तो। उस पौधे को पहचानिए जो कि रेशा उत्पन्न नहीं करता है। ताड़ हो गया, नारियल हो गया, भांग हो गया या कपास हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ताड़ एक रेशेदार पौधा नहीं है। भांग से भी कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। प्राचीन मिस्र वगैरह में भांग से भी कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है। भांग में एक तरह का रेशा होता है, उसका उपयोग करके रेशा कपड़ा बनाया जाता है। तो नारियल जानते हैं रेशेदार है, कपास तो रेशा है। ये है तरह की धातु के यौगिक बुदबुदाहट उत्पन्न करने के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस एक, ठीक है, एक ऐसी गैस उत्पन्न होती है जो प्रज्वलित मोमबत्ती को बुझा देता है, ठीक है। तो मोमबत्ती कब बुझेगा, हाइड्रोजन तो बुझेगा नहीं और तेजी से जलने लगेगा। नाइट्रोजन उत्पन्न हो नहीं सकता है, ऑक्सीजन से और तेजी से जलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है, जो उसको बुझा देती है मोमबत्ती को। उसमें शक्ति केंद्र में कोयले को जलाने से उत्पादित मुख्यतः वायु प्रदूषक कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषक कौन सा है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन है, ठीक है। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है, ये वायु प्रदूषक नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। अगर यहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो वायु प्रदूषक गैस हो जाता, ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। विशेष करके देखिए जब आप एक कोयले को, ठीक है, कोयला के या पेट्रोलियम को जलाते हैं ईंधन के तौर पे, तो वहाँ पे कुछ जलवाष्प निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, अन्य विभिन्न तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। ये सब करिए ना करिए, मेहनत करके पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। धन्यवाद। जय हिंद।